और कल्पना कीजिए कोई इंसान अपने फोन पर एक बहुत ही साधारण सा प्रॉम्प्ट टाइप कर रहा है, शायद इंटरनेट पर किसी मुश्किल आर्टिकल को समराइज करने के लिए या फिर किसी खूबसूरत से झरने की एक एआई जनरेटेड तस्वीर बनाने के लिए। हाँ, और कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर एकदम परफेक्शन के साथ नतीजा आ जाता है। मतलब सब कुछ बहुत जादुई लगता है ना। बिल्कुल, लेकिन उसी पल उस डिजिटल जादू की कीमत चुकाने के लिए असल दुनिया में मीठे और साफ पानी की एक पूरी बोतल भाप बनकर हवा में उड़ जाती है। और पता है सबसे डरावनी बात क्या है? यही कि ये पानी किसी ऐसे शहर से गायब हो रहा होता है जो शायद पहले से ही भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। मतलब ये आज के समय का सबसे बड़ा और अदृश्य विरोधाभास है। सही कहा। हमारी डिजिटल दुनिया का जो विस्तार हो रहा है ना, वो हमारी भौतिक दुनिया को सुखा रहा है। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं आज, डाउन टू अर्थ, साइंस डायरेक्ट और कई ग्राउंड रिपोर्ट्स, उनका डेटा एक बहुत ही भयानक तस्वीर पेश कर रहा है। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा का जो हमारा मिशन है वो इसी उलझे हुए जाल को समझना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पानी कहाँ कम है, बल्कि ये समझेंगे कि जो पानी है वो असल में जा कहाँ रहा है। क्योंकि घरों के नलों तक पहुंचने से पहले ही आधा पानी तो सिस्टम से गायब हो जाता है। तो इसके पीछे का विज्ञान और अर्थशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। मैं राष्ट्रीय स्तर के जलाशयों पर कुछ हालिया रिपोर्ट्स देख रहा था। 2026 की ये गर्मी कोई आम गर्मी नहीं लग रही है। बिल्कुल नहीं। अगर हम केंद्रीय जल आयोग मतलब जो CWC है, उनके 30 अप्रैल 2026 के आंकड़ों को देखें तो स्थिति गंभीर से बहुत आगे निकल चुकी है। मतलब कितनी गंभीर? क्या जलाशय पूरी तरह सूख रहे हैं? देखिए, देश के जो 166 प्रमुख जलाशय हैं जिन पर नजर रखी जाती है, अभी इनका जल स्तर अपनी कुल क्षमता के 40% से भी नीचे गिर चुका है। बाप रे, 40% से नीचे? हाँ, और यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसका ज्योग्राफिकल फैलाव। पारंपरिक रूप से जो सूखे इलाके हैं वो तो हैं ही, लेकिन इस बार असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, वहां तो काफी नदियां हैं। बिल्कुल। फिर भी वहां के जलाशयों में जल स्तर में 58% तक की गिरावट दर्ज की गई है। और दक्षिण भारत के 36 प्रमुख जलाशय भी 40% के निशान से बहुत नीचे चल रहे हैं। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये जलाशय देश का कोई सेविंग बैंक अकाउंट है और हमने पहले ही अपने खजाने का 60% हिस्सा खर्च कर दिया है। हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सही है। और अब जो IMD का अनुमान है कि 2026 का मॉनसून पिछले 25 वर्षों में सबसे कमजोर रहने वाला है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस सैलरी से ये अकाउंट वापस भरता वो भी अब आधी ही आने वाली है। सही बात है। ये तो सीधे सीधे दिवालियापन की स्थिति है। लेकिन इस खजाने को एक और चीज बहुत तेजी से खाली कर रही है। क्या? क्लाइमेट चेंज और अल नीनो का असर। आप देखिए, अल नीनो के कारण भारत के बड़े हिस्से में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर चला गया है। हाँ, गर्मी तो इस बार सच में बहुत भयंकर है। और तापमान बढ़ने का सीधा असर इवेपोरेशन पर पड़ता है, मतलब वाष्पीकरण। जो पानी जलाशयों में मौजूद भी है ना, वो ठंडे मौसम के मुकाबले दुगनी या तिगुनी रफ्तार से भाप बनकर उड़ रहा है। यानी उस पानी का इस्तेमाल कोई इंसान या खेत कर ही नहीं रहा, वो बस गर्मी का कारण हवा में गायब हो रहा है। ये तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। बिल्कुल है। लेकिन चलिए इस प्राकृतिक कमी से आगे बढ़कर एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो पूरी तरह से इंसान का बनाया हुआ है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। अगर हम अपना ध्यान दिल्ली जैसे शहर पर लाएं, जो चारों तरफ से जमीन से घिरा है और पानी के लिए पूरी तरह से बाहरी नदियों पर निर्भर है। हाँ, दिल्ली के आंकड़े तो एक अलग ही कहानी कहते हैं। दिल्ली के जो करीब 2 करोड़ 30 लाख की आबादी है, उसे रोजाना 129 करोड़ गैलन पानी की जरूरत होती है। ठीक है, और उन्हें मिलता कितना है? पड़ोसी राज्यों से, मतलब हरियाणा से यमुना के जरिए, यूपी से गंगा और पंजाब से भाखड़ा नांगल से। कुल मिलाकर सिर्फ 96.9 करोड़ गैलन पानी ही मिल पाता है। तो मतलब सिस्टम में शुरुआत से ही लगभग 32 करोड़ गैलन का घाटा है। हाँ, लेकिन ये असली समस्या नहीं है। तो असली समस्या क्या है? क्योंकि मैं डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें एक आंकड़ा था जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। आप उस 58% वाले आंकड़े की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का 58% पानी नॉन रेवेन्यू वाटर है। मतलब अगर हम इसे एक बिजनेस की तरह देखें तो ये ऐसा है कि कोई लॉजिस्टिक्स कंपनी बहुत महंगा सामान इंपोर्ट करती है, उसे रिफाइन करती है। हाँ,
और फिर डिलीवरी ट्रक में लाद कर शहर भेजती है। लेकिन उस ट्रक का पिछला दरवाजा खुला हुआ है और स्टोर तक पहुंचने से पहले ही 60% सामान सड़क पर गिरकर बर्बाद हो जाता है। कोई कंपनी ऐसे कैसे चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती। और ये लॉजिस्टिक्स वाला उदाहरण इस सिस्टम की नाकामी को बहुत अच्छे से पकड़ता है। नॉन रेवेन्यू वाटर का मतलब सिर्फ सड़क पर फटे हुए पाइप नहीं है। तो इसमें और क्या क्या शामिल है? इसमें 3 मुख्य चीजें हैं। पहला है पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां जमीन के नीचे पानी रिसता रहता है। दूसरा है बिना मीटर वाले कनेक्शंस और तीसरा है सीधे तौर पर पानी की चोरी। अच्छा, मतलब करोड़ों रुपए खर्च करके ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो पानी पीने लायक बनाया जाता है वो बिना बिल जनरेट हुए ही गायब हो जाता है। एकदम सही। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ किया नहीं जाता। टेंडर निकलते हैं, जैसे एनडीएमसी का 31 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट था जिसमें 20,000 स्मार्ट वाटर मीटर लगने थे। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना था, लेकिन जमीन पर इसका कुछ असर दिखा क्या? जमीनी स्तर पर असर 0 है। पूरे शहर में कोई आधुनिक लीक कंट्रोल सिस्टम लागू ही नहीं हुआ है और इसी कुप्रबंधन का नतीजा है असमान वितरण। वो तो है, एक तरफ बड़े बड़े होटलों और रसूखदार इलाकों में पानी बेतहाशा बह रहा है और दूसरी तरफ टैंकरों की लाइनें लगी हैं। बिल्कुल। उन अमीर इलाकों में खपत प्रति व्यक्ति 135 लीटर के राष्ट्रीय मानक से कहीं ज्यादा है। गाड़ियां धुल रही हैं, गोल्फ कोर्स हरे हैं। और जहां पाइप से पानी नहीं पहुंचता वहां लोग सीधे जमीन से पानी खींच रहे हैं। मैंने पढ़ा था कि कुछ इलाकों में तो भूजल दोहन की दर 137% पार कर गई है। 137%। इसका सीधा सा मतलब है कि जमीन के अंदर जितना पानी बारिश से वापस जा रहा है, हम उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसे बाहर खींच रहे हैं। ये तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का पानी आज ही पी रहे हैं। और इसका असर सिर्फ जमीन के नीचे नहीं दिखता, सड़कों पर भी दिखता है। हाँ, वो ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट में जो जवाहर पार्क इलाके का जिक्र था वो बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। वहाँ लोग पानी न मिलने पर दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पहुँच गए। अधिकारी नहीं मिले तो कुर्सी पर ही गायब लिख दिया। अब देखिए, हम यहाँ कोई राजनीतिक पक्ष नहीं ले रहे हैं। सही बात है, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो। मुद्दा ये है कि आम इंसान परेशान है, सिस्टम फेल हो रहा है और लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हाँ, उन्हें लगता है कि रसूखदार लोगों की शिकायत पर तुरंत एक्शन होता है। और ये सिस्टम का फेलियर सिर्फ सूखे नड़ों तक सीमित नहीं है। रोहिणी सेक्टर 40 की वो तस्वीर देखी थी आपने? ओह हाँ, वो जो दूर से देखने में एकदम हरा भरा और किसी प्राकृतिक आर्द्र भूमि या वेटलैंड जैसा लगता है। हाँ, लोगों को लगता है कि अरे वाह, शहर के बीच में एक वेटलैंड, लेकिन असल में वो एक खुला हुआ जहरीला नाला है। बिल्कुल, वो खराब ड्रेनेज और सीवेज का जमा पानी है। गर्मी के कारण उसमें काई जम गई है। ये कोई इकोसिस्टम नहीं है, ये बीमारियों का एक टाइम बॉम्ब है। मतलब पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और गंदे पानी के ऐसे तालाब बन रहे हैं। और अगर हम मुनक नहर की बात करें, जो दिल्ली की लाइफलाइन है, उसकी हालत तो और भी खराब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 102 किलोमीटर लंबी इस नहर के सिर्फ 25 किलोमीटर हिस्से में 5 लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा है। मतलब इतना कूड़ा होने के बावजूद पानी वहां से बह कैसे रहा है? यहीं पे हमें सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बात करनी होगी। हमने अपने जल स्रोतों को डंपिंग ग्राउंड मान लिया है। तो इसे ठीक कैसे किया जा सकता है? देखिए, दिल्ली रोजाना करीब 3600 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज पैदा करती है, जिसे एमएलडी कहते हैं। इसमें से मुश्किल से 2955 एमएलडी ही ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है। और बाकी का क्या होता है? क्या वो सीधे नदियों में जाता है? हाँ, और जो ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचता है उनमें से भी 37 में से केवल 23 ही मानकों पर खरे उतरते हैं। मतलब जो 641 एमएलडी सीवेज बिना ट्रीटमेंट के रह गया, वो सीधा यमुना में गिर रहा है। बिल्कुल, और नदी की इकोलॉजी को तबाह कर रहा है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि इस सीवेज को कचरा ना मानकर एक संसाधन माना जाए। इसे साफ करके उद्योगों या खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हम तो बस साफ पानी निकाल रहे हैं, गंदा कर रहे हैं और वापस नदी में फेंक रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि अगर कल कोई जादू हो जाए और ये सब ठीक हो जाए। ऐसा जादू तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो भी जाए तो भी एक बहुत बड़ी समस्या बाकी है। वही मैं कहने वाला था। एक नया उपभोक्ता है जो हमारे शहरों के बीचों बीच बैठा है और करोड़ों लीटर पानी पी रहा है। डेटा सेंटर्स और एआई की अदृश्य प्यास। बिल्कुल। भारत में 2025 तक डेटा सेंटर की क्षमता 1.5 गीगावाट थी और अनुमान है कि 2030 तक ये 8 से 10 गीगावाट हो जाएगी। ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा खाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम सोचते हैं डेटा क्लाउड में है,
लेकिन असल में वो विशाल इमारतों में रखे लाखों सर्वर हैं। तो श्रोताओं को थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। कंप्यूटर तो बिजली से चलते हैं ना, फिर इन डेटा सेंटर्स को पानी की क्या जरूरत है? इसे इवापोरेटिव कूलिंग कहते हैं। जब हम एआई से कोई जटिल काम करवाते हैं तो माइक्रोचिप्स बहुत तेजी से गणनाएं करते हैं। इससे इतनी भीषण गर्मी पैदा होती है कि अगर तुरंत ठंडा न किया जाए तो वो पिघल सकते हैं। अच्छा, तो सिर्फ एसी से काम नहीं चलता? बिल्कुल नहीं। इतने बड़े सर्वर फार्म्स को सिर्फ एयर कंडीशनिंग से ठंडा करना बहुत महंगा है, इसलिए पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि पानी गर्मी को बहुत तेजी से सोखता है। तो वो पानी गर्मी सोख कर भाप बन जाता है और कूलिंग टावर से हवा में उड़ जाता है। जी हाँ, लेकिन इसकी मात्रा कितनी बड़ी है? कर्नाटक विधानसभा में एक आंकड़ा पेश किया गया था। सिर्फ 1 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर को साल भर ठंडा रखने के लिए लगभग 2.5 करोड़ लीटर पानी चाहिए। 2.5 करोड़ लीटर 1 मेगावाट के लिए, और हम 8 से 10 गीगावाट की बात कर रहे हैं। ये तो अरबों लीटर पानी हो गया। हाँ, और इससे एक और समस्या पैदा होती है, जिसे डेटा हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च पढ़ी थी इसके बारे में। वो कहते हैं कि ये डेटा सेंटर्स आसपास के माहौल को भी भट्टी बना देते हैं। बिल्कुल सही। रिसर्च के मुताबिक डेटा सेंटर के शुरू होने के बाद उसके 10 किलोमीटर के दायरे में सतह का तापमान 2.07 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये एक अजीब सा दुष्चक्र है। मतलब डेटा सेंटर की वजह से गर्मी बढ़ी और फिर उस गर्मी से निपटने के लिए डेटा सेंटर को और ज्यादा पानी चाहिए। और मजाक देखिए, ज्यादातर डेटा सेंटर्स नोएडा, बैंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद में बन रहे हैं, जो पहले ही पानी की कमी झेल रहे हैं। ये तो सच में एक विडंबना है। हम गूगल ग्राफकास्ट जैसे एआई मॉडल्स का इस्तेमाल करके सूखे की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणियां प्रोसेस करने के लिए वो एआई मॉडल खुद बैंगलोर का जमीनी पानी सोख कर वहां सूखा ला रहा है। तो क्या सरकार इन पर कोई लगाम नहीं लगा रही, कोई नियम नहीं है? यही तो नीतिगत विफलता है। इन डेटा सेंटर्स को भारी उद्योग नहीं बल्कि आईटी सेक्टर माना जाता है, इसलिए इन्हें बड़े पैमाने पर पानी के इस्तेमाल के लिए किसी एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत ही नहीं होती। मतलब बिना रोक टोक के भूजल का दोहन। ये तो ऐसा है कि हम डिजिटल क्रांति का जश्न मना रहे हैं और कीमत अपने पीने के पानी से चुका रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई समाधान नहीं है। हाँ, हमें समाधान पर भी बात करनी चाहिए। सूखते डैम और एआई की प्यास के बीच क्या कोई उम्मीद की किरण है? बिल्कुल है, और इसके लिए हमें कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना झारखंड मॉडल एक बेहतरीन उदाहरण है। झारखंड में? वहाँ तो रांची में पानी की इतनी कमी थी कि 50 से ज्यादा टैंकर चलाने पड़े थे। हाँ, और अस्पतालों में सर्जरियां तक टालनी पड़ी थी। लेकिन इसी संकट से एक कानूनी समाधान निकला, झारखंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेगुलेशंस 2017। अच्छा, जिसमें 300 वर्ग मीटर से बड़े किसी भी प्लॉट के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। हाँ, और इसके साथ ही धनबाद का शैलो एक्विफर मैनेजमेंट, जिसे सैम 1.0 कहते हैं। ये शैलो एक्विफर क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? आमतौर पर जब पानी कम होता है तो लोग हजारों फीट गहरे बोरवेल खोदते हैं जी। लेकिन धनबाद के मॉडल में उन्होंने उथले एक्विफर्स, मतलब जमीन के ऊपरी सतह के ठीक नीचे मौजूद स्पंज जैसी परतों पर ध्यान दिया। तो गहरे बोरवेल के बजाय बारिश के पानी को जमीन की ऊपरी परतों में रिचार्ज किया जा रहा है। बिल्कुल, कंक्रीट से बहकर बर्बाद होने के बजाय पानी को वापस जमीन में भेजा जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। मतलब हर घर और हर बिल्डिंग की छत एक वाटर रिकवरी यूनिट बन सकती है। हाँ, और डेटा सेंटर्स के लिए भी बैंगलोर के येलहंग का पावर प्लांट का मॉडल अपनाया जा सकता है। वहाँ नियम है कि प्लांट को ठंडा करने के लिए सिर्फ ट्रीटेड सीवेज वाटर का ही इस्तेमाल होगा। अरे वाह, अगर ये नियम सारे डेटा सेंटर्स पर लागू हो जाएं, तो हम हर साल अरबों लीटर मीठा पानी बचा सकते हैं। हमें यही सिखाया है कि सर्कुलर इकोनॉमी अब कोई फैंसी शब्द नहीं रहा, ये जिंदा रहने की जरूरत है। सही कहा। तो अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें, हमने देखा कि ये जल संकट सिर्फ मॉनसून की बेरुखी नहीं है। हाँ, ये 58% पानी के लीक होने का, कूड़े से भरी नहरों का और एआई की उस नई अदृश्य प्यास का भी नतीजा है। बिल्कुल, और अंततः हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस जमीन से तब तक खींचा जाए जब तक वो खत्म ना हो जाए। हाँ, बारिश को हमें एक बुनियादी ढांचे के रूप में देखना होगा और हर बूंद को एक संसाधन मानना होगा। तो आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई भी अपने फोन पर एआई से कोई तुरंत जवाब मांगे या कोई हाई रेजोल्यूशन वीडियो जनरेट करे,
तो एक पल रुक कर ये जरूर सोचना चाहिए, आज की डिजिटल सुविधा की कीमत आने वाली पीढ़ियां अपनी प्यास से चुकाएंगी? सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।